Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, you please ask. Last lecture, we were discussing applications of hyperconjugation. Do you have any doubts? Did I give you any question? Sir, one question. वो CH3 CH2 वाला? हाँ सर, वही सर. उससे पहले किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो. Guys, this was the compound और हमें कंपैरिजन करना था CH बॉन्ड एनर्जी का. जैसे मैं हाईलाइट कर लूं 1 2 3 4. तो इसका ये मतलब है कि इफ यू राइट स्ट्रक्चर इन दिस मैनर, in this manner, in this manner, in this manner, then question talks about bond energy this, bond energy this, bond energy this, bond energy this. मैंने लास्ट लेक्चर भी बोला था ये अब तक जितना भी तुमने किया है उनमें से सबसे डिफिकल्ट वाला आप केस इसको मान सकते हो, बिकॉज इसमें सारे CH बॉन्ड, जैसे आप में से कई लोगों ने बोला केमिकल बॉन्डिंग वाले मेथड से कर लें, हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके. इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख लोगे सब CH बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है वो तुम्हें सेम नजर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. डिफरेंस देखना है तो आपको GOC वाली स्टाइल से करना है. ठीक है, तो पहली चीज तो ये हाइलाइटेड बॉन्ड्स है, आपको क्लियरली पता है, राइट. कई बार वो ऐसा भी लिख देगा CH बॉन्ड एनर्जी इन होमोलिटिक क्लेवेज, ऐसा करके भी बता देगा. कई बार नहीं भी बोलेगा, उससे ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज CNH का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है. और एल्केन की ज्यादातर रिएक्शंस जो होती हैं वो गैस फेज में होती है, मतलब हाई टेम्परेचर. तो वो होमोलिटिक क्लेवेज ही होगा, बिकॉज हमने होमोलिटिक क्लेवेज के लिए लिखा भी हुआ है कि मोस्टली इन वेपर फेज. ठीक है, सो इसमें क्या करना होगा, आप इसको पहले जो भी बॉन्ड, आपको जिस भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ जज करनी है, यू फर्स्ट ब्रेक दैट, होमोलिटिकली तोड़ दो. तो मान लीजिए कि आपने पहला तोड़ दिया बॉन्ड, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस. दिस इज योर फर्स्ट केस, दिस इज योर फर्स्ट केस. अगर मैं इसी तरह से सेकेंड वाले के लिए तोड़ता, बाकी सब एज सच रखूंगा, सो CH3 CH2, सो इंटरमीडिएट आपको यहां मिलेगा. ये आपका सेकेंड हो गया, राइट. फिर इसी तरह से आप थर्ड वाले के लिए देख लो, CH3 CH, ये हो गया आपका थर्ड के लिए. अब फोर्थ वाले के लिए इसी तरह से इंटरमीडिएट बना लो आप. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इंटरमीडिएट आपको बॉन्ड एनर्जी कैसे दे देंगे. तो मैंने आपको एक घरेलू एग्जांपल दिया था कि हम नेल्स कट करते हैं अपने, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी वो नेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे. लेकिन अगर इमेजिन करिए किसी की फिंगर कट गई, तो वो जो पेन होगा रिमेनिंग पार्ट, जो आपकी बॉडी, उसको जो पेन होगा, इसका मतलब है कि फिंगर और जो रिमेनिंग पार्ट योर बॉडी, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए. तो यहाँ पर एक कंक्लूजन केवल इतना है, रिमेनिंग पार्ट मतलब इंटरमीडिएट. तो हम लिखेंगे इफ intermediate
is unstable. Means breaking of CH is difficult. Breaking of CH is difficult. ये एकदम सिनेरियो आपके लिए, और डिफिकल्ट का मतलब हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी हाई। ठीक, इसीलिए सबसे पहले हम लोग ने क्या लर्न किया, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, जैसे कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स, वी चेक इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। तो फ्री रेडिकल के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, रेजोनेंस। तो आप लिखोगे यहाँ पर नो रेजोनेंस, कहीं पर कोई रेजोनेंस नहीं है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर टू चेक स्टेबिलिटी फॉर फ्री रेडिकल्स? Hyperconjugation. यस, नेक्स्ट फैक्टर वी चेक हाइपरकॉन्जुगेशन। तो बस इसको आप पहले तो सर्कल में बंद कर लो, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा आपको अल्फा एच देखना है। जिसकी भी स्टेबिलिटी निकालनी है उस वाले पार्ट को आपने सर्कल में ऐसे डाल दिया। अब आप नेबर वाला जो अल्फा है वहां पर चेक करो कितना हाइड्रोजन है, 1। तो आई विल से 1 अल्फा एच। यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये है, ये है, ये है 8 अल्फा एच। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3, और ये 1, 4। कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में, इधर काउंट कर लिया गलती से, जबकि काउंट ये करना है। तो ये सब बड़ा केयरफुली आपको करना है एग्जाम में, एक ही बार एग्जाम देना है, रैंक अच्छी सी लानी है, इसीलिए आपको केयरफुल होना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी। इधर देखोगे तो ये यहाँ पर 2 अल्फा एच, क्लियरली आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपका आ गया मोस्ट स्टेबल। इसका मतलब है इट इज इजी फॉर दिस केस टू रिमूव एच, राइट। तो मैं जो बॉन्ड एनर्जी है वो 2 के लिए सबसे कम लिखूंगा, और सबसे ज्यादा किसकी बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी, CH की, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, एक ही अल्फा एच है, तो ये नहीं चाहेगा कि इसका एच कोई लेकर जाए। तो इसीलिए जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा 1 ग्रेटर देन 4, मेरे ख्याल से 4 है ना, बिकॉज ये यहाँ 2H है। फिर इसके बाद आप 3 लिख देंगे, फिर लिख देंगे 2। इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो। एंड ये ऑर्डर किसके बेसिस पे है, ये जो नोट आपने लिखा है, कॉपी कर लो इसको। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया और आपसे गलत नहीं होना चाहिए। Have you copied everything? Yes, sir. सबने कॉपी के लिए, should I remove this? Yes, sir. Guys, next application लिखिएगा। To determine, जितने भी मैंने एप्लीकेशंस बताए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। To determine heat of hydrogenation, heat of hydrogenation, मोस्टली एल्कीन्स के लिए पढ़ते हैं। To determine heat of hydrogenation,
Now what is heat of hydrogenation? हाइड्रोजनेशन सब लोग जानते हैं, रिएक्शन ऑफ, आपके यहाँ थर्मोडाइनमिक्स हो गया क्या बेटा? Yes, sir. थोड़ा. अच्छा, तो हीट ऑफ रिएक्शंस का आइडिया होगा ना आपको, हीट ऑफ रिएक्शंस पढ़ा दिया गया? हाँ, yes, sir. तो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाइड्रोजनेशन इज रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद H2। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा ना, मेरे ख्याल से एंथैल्पी वगैरह वर्ड भी आपको अब आता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया आपने। एंथैल्पी चेंज, दैट वी कॉल एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई टेल यू दिस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, तो उस डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे, और फिर कंक्लूजन को हम अलग अलग प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। तो एक डेटा इस फॉर्म में है, लाइक इफ आई राइट दिस इज साइक्लोहेक्सीन, जब तुम इसमें H2 डालोगे तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। फिर अगर मैं एक एग्जांपल चूज करता हूं, ये वाला साइक्लोहेक्साडाइन है, इसमें कितना H2 लगेगा? ऑफ कोर्स 2H2। फिर ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन। फिर मैंने फिर से साइक्लोहेक्साडाइन चूज किया, बट दिस टाइम मैंने कॉन्जुगेटेड ले लिया, ऐसा, फिर से साइक्लोहेक्सेन मिला। फिर एक फाइनल एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, बेंजीन। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब है 3H2 विल बी कंज्यूम, प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर से साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, राइट। अब डेटा क्या है इसमें? इन द फर्स्ट केस द एंथैल्पी चेंज was found as -28.7 किलो कैलोरी पर मोल। थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा तुमको, बाकी ऑलमोस्ट लगभग ये डेटा रहेगा। अगर मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दूं तो इसको तुम लिख सकते हो -120 किलो जूल पर मोल। इसी तरह इसका डेल्टा H, माइनस का मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड गिवन आउट, -57.4 किलो कैलोरी पर मोल। इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, किलो जूल में। ये सेम मैनर में इसका भी लिख देते हैं, इसी को अगर आप किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो करीब -232 मेरे पास डेटा दिया हुआ है, आप कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, को मालूम है। इसका वैल्यू -49.8 है, जो किलो कैलोरी पर मोल वाला है। अगर मैं इसको जूल में लिखता हूँ, किलो जूल में, तो -208 किलो जूल पर मोल आता है। एक इंटरेस्टिंग डेटा है। अब आप देखो, इसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग इसमें लगा सकते हैं? इसको ध्यान से देखो तो इसमें केवल एक डबल बॉन्ड है, एक H2 लगा, -120 तुमको वैल्यू दिख रहा है। दो डबल बॉन्ड्स आए, 2 H2 यहाँ कंज्यूम हो रहे हैं, देखो वैल्यू डबल हो गई। थोड़ा बहुत हो सकता है वेरिएशन है, बट मैंने जानबूझकर एग्जैक्ट इस तरह लिखा जो आपको डबल नजर आए। डबल तुमको दिख रही है ना? अब इसमें देखो, इसमें प्रॉब्लम ये हो गया है कि 2 डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी 2 H2 कंज्यूम हुआ, लेकिन क्या वो डबल है? बताइए, डबल से कम निकली या डबल से ज्यादा निकली एनर्जी? डबल से कम। कम निकली। आपको केवल मैग्नीट्यूड चेक करना होता है। माइनस का केवल इतना इंडिकेशन है कि एनर्जी इज गिवन आउट, रिलीज्ड, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसी से बताना है कम या ज्यादा। इसका मतलब है कि इन दोनों को ध्यान से देखना है अपने को, कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम है, लेकिन दूसरे वाले में एनर्जी कम रिलीज हुई, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज लेस। नाउ व्हाई लेस?
तो ध्यान से देखो तो डबल सिंगल डबल है, कैन यू सी रेजोनेंस? अच्छा, रेजोनेंस बताइए, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा या कम कर देगा डबल बॉन्ड की? बढ़ा देगा सर। बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। यानी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला है कि अगर डबल बॉन्ड्स तुम्हारे यहाँ पर सेम है तो फिर जो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। अगर डबल बॉन्ड ही कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड सेम कर दिए तुमने तो स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। यानी पहले तीन एग्जाम्पल देख करके क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पर दिखा देते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ज्यादा हमको पाई बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे H2 देने के लिए, H2 दे रहे हो, और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लिख देंगे। बट ये स्टेबिलिटी नॉर्मली हम पहले ये चेक कर लेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। वैसे तो पाई बॉन्ड्स अगर ज्यादा होते हैं तो सिस्टम वैसे भी कम स्टेबल हो जाता, बट आप फिर कंफ्यूज होने लगोगे इतना ज्यादा अगर मैंने ज्यादा सिग्मा पाई ये सब बोलना शुरू कर दिया। इसलिए सिंपल वर्ड्स में क्या, पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक कर लिया, जिसमें कम है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। फिर जैसे जैसे तुम पाई बॉन्ड्स बढ़ाओगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ जाएगी। फिर अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम निकले तो क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लेस, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाई। ये क्लियर हुआ? अब आप देखो ये तीन केसेस से जैसे ही तुमने यहां पर मूव किया ये, तो आइडियली ये जो वैल्यू लिखी है ना, यहां से देखो ये 240, इसका आप ट्रिपल करके देखो, है ना? लेकिन आप यहां देखोगे तो वैल्यू सडनली कम हो गई है। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? -208 हो गई, वैल्यू कम हो गई इतनी ज्यादा। बताओ क्या रीजन रहा होगा इतनी ज्यादा वैल्यू कम हो गई, जबकि पाई बॉन्ड तो उसमें ज्यादा है सेकेंड और थर्ड केसेस से। सर रेजोनेंस। रेजोनेंस के साथ साथ उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया जो हम फ्यूचर में अभी पढ़ेंगे, बट उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई कि वो इस रूल को भी भूल गया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ने से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ जाता है। तो ये एक टाइप का एक्सेप्शनल बिहेवियर है लास्ट वाला, क्योंकि ऐसा हर जगह थोड़ी ना मिलेगा कि अचानक से उसमें एरोमेटिसिटी जैसा कुछ आ गया। तो एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई, वो आपको यहाँ पर विजिबल है। राइट, नॉर्मली नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बढ़ने से हम देख रहे थे कि यहाँ वैल्यू बढ़ रही है, बट यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बढ़ा बट वैल्यू नहीं बढ़ पाई बिकॉज स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई। इसको आप कॉपी कर लो आप। कई बार ग्राफ भी ऐसा ड्रॉ करने को दे देते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और इधर आपका वो कंपाउंड बना देंगे। कंपाउंड में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो साइक्लोहेक्सेन के लिए वो 0 रख देंगे ऐसे, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में H2 डाल रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी चेंज नहीं है तो 0 है। फिर उसके बाद आप जो है इसमें चेक कर लो किसकी वैल्यू। तो आपने देखा कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन वाला केस है तो उसको आप देख लो, ऐसा यहाँ कहीं ऐसा रख दो। फिर जो डाईन वाले हैं वो दो केसेस है, उनका एनर्जी लेवल आप ड्रॉ कर दो, ठीक है? उनका एनर्जी लेवल ड्रॉ किया और फिर जो है आपने बेंजीन वाला भी ड्रॉ कर दिया। इस तरह से ग्राफ भी आ सकता है।
सर Yes, सर वो बेंजीन के लिए आपने वैल्यू क्या लिखी है? -208 किलोजूल, -49.8. ओके सर, थैंक यू। Done? Yes, sir. यस सर। Guys, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप अटेम्प्ट करिए। बड़ा आंसर बताइए। हीट ऑफ हाइड्रोजन, ऑर्डर, क्विक। Cool. The other yeah. Done? Write your answer in chat box. Guys, quickly write the answers. एक बच्चे ने अभी तक केवल आंसर दिया है। वेरी गुड निर्वेद। अदर स्टूडेंट्स, वेरी गुड वरुण।
फटाफट आंसर्स लिखिए। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। गाइस, ये सिंपल सा कंक्लूजन आप यूज करिए, आपको आंसर आएगा बेटा। ये कंक्लूजन यूज करिए ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला मैं डाल दिया, इसको नेक्स्ट कभी करेंगे। यहाँ पर एक CH3 आप लिख लो, नहीं तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। एक और मैं इसमें डाल देता हूँ, ये वाला भी आप लिख लो। दीज आर द 5 कंपाउंड। अब आपको डिफिकल्टी नहीं। गाइस फटाफट सोचिए। सबने सोच लिया? चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। गाइस एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले तो पाई बॉन्ड चेक कर लो। आप देखोगे इन ऑल वी हैव 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में मतलब थोड़ा और अलग से क्वेश्चंस अलग स्टाइल से दे दे, बट यहाँ पर मैंने जानबूझ करके अभी थोड़ा सा सिंपल रखा हो। सब में एक पाई बॉन्ड है, तो आपको सीधे सीधे क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी। एक ही पाई बॉन्ड, सीधे सीधे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए अब इसमें जो डबल बॉन्ड है उसमें सब में केवल हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड्स स्टेबिलिटी। रूल अपना क्या है यहाँ पर? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सीधे सीधे आपको ये देखना। सो यहाँ पर इसको बॉक्स में बंद कर लो, नो अल्फा एच लिख दो। इसको बॉक्स में बंद कर दो, 6 अल्फा एच लिख दो। इसको बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स में इसलिए बंद करवाता हूँ, गलती से आप ये काउंट ना कर लें। ये काउंट करना है आपको, 3 अल्फा एच। इसको बॉक्स में बंद किया, 9 अल्फा एच। इसको बॉक्स में बंद किया, 12 अल्फा एच। तो सिंपल रूल है, ज्यादा अल्फा एच होंगे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
डिक्रीज कर जाएगा, लेस होगा, राइट। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका हुआ? फर्स्ट का। फर्स्ट हुआ, फिर थर्ड, थर्ड, फिर सेकंड, देन फोर्थ। आप चेक कर लो क्या यही आंसर आपको आया। इफ दिस इज योर आंसर, आप बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक में, सब कुछ आपके लिए सही चल रहा है। कॉपी। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गाइस, ये एप्लीकेशंस हमने बहुत सारे यहाँ पर कर लिए। अब अपने को एक पार्ट पढ़ना है, दैट इज एरोमेटिसिटी। पहले वो कर लेते हैं, फिर मैं आपको जब आगे के लेक्चर्स लगेंगे ना, तो जो एक्सरसाइजेस के मैंने डाउट सेशन में भी बताया, एक्सरसाइजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफिकल्ट है, उनको हम लोग क्लासरूम में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो पहले इस पार्ट को फिनिश करेंगे हम लोग, दैट इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। ये हेडिंग डालकर रखिए, एरोमेटिसिटी। गाइस, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इवन दो थोड़ा बहुत डिस्कशन मैंने स्टार्टिंग में किया था नॉमेनक्लेचर के उसमें, बट सब कुछ हम स्टार्टिंग से। गाइस, एक बहुत सिंपल से वे में अगर हम जाएं, पहली बात सोचिए, एरोमेटिसिटी कैसे किसी ने पढ़ा होगा, तो बेंजीन जो है वो अपने लिए, क्योंकि बेंजीन से सब लोग रिलेट कर रहे हैं, सो अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन हैज गॉट 3 डबल बॉन्ड, जो हम उसका स्ट्रक्चर बनाकर रखते हैं उसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो ऑफ कोर्स उसका जो रिएक्शन है वो हम किसी एल्कीन से कंपेयर करेंगे। एल्कीन क्यों रिएक्टिव होता है? क्योंकि उसके पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि वो अनसैचुरेटेड है और वो H2 के साथ रिएक्शन करके सैचुरेट होना चाहेगा, या फिर Cl2Br2 के साथ रिएक्शन करके सैचुरेट होना चाहेगा, या फिर आप कोई दूसरा कंपाउंड लाइक KMnO4 डाल दो, तो इट हैज बीन फाउंड कि यहाँ भी एडिशन रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, 2 OH लग गया। सब कैसे आया ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस ये है यहाँ पर कि रिएक्शन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, राइट। इसमें जब HCl डाल दिया तो फिर एक H और एक Cl जुड़ गया, राइट। तो एक्सपेक्टेशन क्या था? एक्सपेक्टेशन ये था कि वन डबल बॉन्ड इज सो मच रिएक्टिव, then this benzene which is having 3 double bonds, they should be much more reactive
टुवर्ड्स दिस रिएजेंट एडिशन रिएक्शन के लिए, बट जब असलियत में रिएक्शन कराया गया तो नो रिएक्शन, असलियत में रिएक्शन कराया गया नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, राइट। तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन यहाँ पर हमने कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि even though highly unsaturated, even though highly unsaturated, but does not undergo addition reaction like एल्कीन। तो ये एक एग्जाम्पल है बेंजीन। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स उस टाइम पर डिस्कवर हुए जो एल्कीन का कैरेक्टर तो रखते हैं बट उसकी रिएक्शन शो नहीं करते। तो हमने ऐसे सारे कंपाउंड्स को एक कैटेगरी बनाकर डाल दिया कि दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक नाम दे दिया हमने। एक बेसिक सी स्टडी है एरोमेटिसिटी का जो इनिशियल फेज में हुआ। तो पहले इसको कॉपी कर लो, मैं आपको एक दो नोट लिखाता हूँ जो इनिशियल फेज का है। फिर जो जितना आगे हम आएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे भी स्टडी करना है, वो सब आएगा। पहले इतना कॉपी करो। एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन बिटवीन नाउ। You copied? 1 minute, sir. Yes, sir. Okay. Done, sir. लिखिएगा नोट। Aromaticity is a property that provides, देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। जो शुरुआत हुई होगी एरोमेटिसिटी की, जो आज की डेट पे हम मेनली पढ़ते हैं, जो मैंने शायद नॉमेनक्लेचर के टाइम पर भी आपको पढ़ाया थोड़ा बहुत, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स 4, वो सब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बेसिस पे आया। तो वो एंड में भी आएगा।
बट अभी हम एकदम बेसिक लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए नोट है ये, एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी which provides stability to compounds. Aromatic compounds undergo substitution reactions more readily than addition reactions. Though they contain large number of double bonds. Large number of double bonds. Guys, it has been found कि यही बेंजीन रिंग इसी Cl2 के साथ रिएक्शन कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, और रिएक्शन का प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, अंदर कोई चेंज नहीं है, एक H हटाकर Cl लग जाता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो एल्कीन रिएक्शंस दे रहा है इसको बोलते हैं एडिशन। सारी इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है इसलिए मैं इलेक्ट्रोफिलिक नहीं लिख रहा हूं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडिशन, ठीक है? सो ये डिफरेंस है। अब क्यों सब्स्टिट्यूशन दे रहा होगा, तो उसका सिंपल आंसर क्या है, टू प्रिजर्व एरोमेटिसिटी। यानी कि एरोमेटिसिटी एक कैरेक्टर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये एडिशन, अगर एडिशन रिएक्शन हो जाएगा तो कोई ना कोई डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ जाएगा उसको, डबल बॉन्ड एक भी अगर टूट गया तो एरोमेटिसिटी उसकी खत्म हो जाएगी। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, ये क्या है अपने लिए अभी स्पेशल कैरेक्टर जिसको प्रिजर्व करना चाहता है कंपाउंड, ठीक है? ये कॉपी कर लो रिएक्शन। फिर हम लोग जो करंट सिनेरियो उस पर बात करेंगे, एक छोटा सा नोट उसके लिए। गाइस नोट लिखिएगा। According to quantum mechanical model, according to quantum mechanical model,
For a compound to be aromatic, for a compound to be aromatic, following characteristics must be checked. Following characteristics must be checked. और ये वही वाला पार्ट है जो हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के टाइम पर भी किया था. First, you have to check whether a ring is present or not, and that ring is planar or not. So planar ring must be there. अगर कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो एक रिंग होनी चाहिए जो प्लेनर होनी चाहिए. और प्लेनर है कि नहीं ये फाइंड करने के लिए क्या चेक करना होता है? रेजोनेंस, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन. हम लोगों को क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन. ये हो गया. इसके बाद अपने को दूसरा जो पॉइंट है कि रिंग के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए. रिंग शुड exhibit resonance. एक ये होना चाहिए. और थर्ड, वेरी स्पेशल, लूप ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो n है ये किसी भी उससे आपको रिलेट नहीं. ना ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ना ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, ना ये नंबर ऑफ रिंग्स है. ये एक खाली नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कुछ भी हो सकता है. जो भी आप होल नंबर, आप n की वैल्यू 0 डाल दो, आप n की वैल्यू 1 डाल दो, आप n की वैल्यू 2 डाल दो, आप n की वैल्यू 3 डाल दो. इस तरह से आप ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो. तो एक बार आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा, एक बार 6 पाई आएगा, एक बार 10 पाई आएगा. इस तरह करते हुए ये सब और है. मतलब इनमें से कोई भी आपका मैच कर गया तो वो इस वाले रूल को फॉलो कर जाएगा. इनमें से कितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई और 6 पाई और 10 पाई, यानी कि सब होने चाहिए. 2 पाई हो रिंग में, या 6 पाई हो, या 10 पाई हो, इस तरह से चलेगा. तो उसमें ये वाला जो रूल है वो सेटिस्फाई हो जाएगा. ठीक है. और इसको हम नाम देते हैं हक्कल रूल. ठीक है. आप इसको कॉपी कर लो. यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं, डिलोकलाइज्ड ओवर रिंग. Have you copied everything? Yes, sir. So now we'll take different examples here. अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप बेंजीन के बारे में जानते हैं नहीं जानते, आप तो किसी भी कंपाउंड में आप डील कर सकते हैं. If I give you this compound, if I give you this compound, बेटा म्यूट करके रखिए ना, जबरदस्ती क्यों ऑन. चलिए, ये कंपाउंड दिया सामने, आप इसको देखिए. पहला रूल आपको फॉलो करवाना है, यानी कि रिंग प्लेनर है कि नहीं है ये चेक करना है. तो आप क्या करोगे?
आप सबका क्या निकालोगे, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो रिंग में है, हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसको तो आप फटाफट sp2 लिख दोगे, इसको भी sp2 लिख दोगे। यहाँ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों को जिनको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आती है उनको क्लियरली मैं बता दूं कि जब आप 4 बॉन्ड्स यहाँ पर दिखते हैं तुम्हें, है ना, कार्बन की टेट्रावैलेंसी की वजह से, व्हेन यू ब्रेक वन बॉन्ड और कार्बन को प्लस देते हो, ये सिचुएशन होती है मोस्टली कार्बोकैटायन की। मोस्टली कार्बोकैटायन होगा इस तरह से होगा। इसलिए आप जब भी किसी कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें और नहीं समझ में आए तो ऐसा मान के कर देना। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 बॉन्ड्स तो ये दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा है, वो क्या है, वो हाइड्रोजन है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। आप वो वाला जरूर बना कर रखना ये स्टाइल में। आप ये नहीं कि ऐसा पूरा बना दिया तो क्या फायदा, फिर तो आपको जो है बाद में समझ में नहीं आएगा कि क्या था। इस तरह से बनाकर रखिए और फिर यहाँ आप प्लेनैरिटी के लिए ये दिखाइए। अब ऑल कार्बन एटम्स sp2, सो इसका मतलब है रिंग इज प्लेनर। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स, ये समझ में आया? Yes, sir. देखिए मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको चीजें समझ में आए। हम लोग कम करें लेकिन ऐसा करें कि हम वो वाली चीज एग्जाम में जरूर कर पाए। अगर नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है, कितना भी आप हाई फाई पढ़ लें। रिंग इज प्लेनर ये निकल आया। फिर हमको चेक करना है रेजोनेंस है कि नहीं है। पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। तो देखो प्लस सिंगल डबल सिंगल दिख रहा है पूरा, प्लस सिंगल डबल, इस टाइप वाला रेजोनेंस है। कार्बन पे प्लस भी एम्प्टी ऑर्बिटल, तो रेजोनेंस भी सेटिस्फाई हो गया, प्लेनैरिटी भी सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड ओवर रिंग। तो 1 पाई बॉन्ड गिव्स यू हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2. 2. 2। और कार्बोकैटायन गिव्स यू हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स या पी इलेक्ट्रॉन्स, बोलो। अपनी तरफ से एम्प्टी ऑर्बिटल देता है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस में, 0. 0। अरे भिखारी कटोरा दिखा रहा है खाली, तो उसको पैसे चाहिए, वो थोड़ी ना तुम्हें देने वाला है। तो सी पे प्लस का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, सो नो पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस कार्बोकैटायन। सो यहाँ पर आपको काउंट करना है पी और पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको काउंट करना है जो रेजोनेंस में है, इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। तो यहाँ पर आएगा 0 प्लस 2 पाई, तो आंसर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या एरोमेटिसिटी सेटिस्फाई करता है, यस करता है ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि ये भी रूल सेटिस्फाई हो गया, तीनों रूल सेटिस्फाई हुए। इसका मतलब है दिस इज एरोमेटिक। क्या समझ में आया आपको? Yes, sir. उसको कॉपी कर लो। Should I remove this? 1 minute, sir. Okay.
डन सर। गाइस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार ये मैंने जानबूझ के कार्बन आयन चूज किया। तो पहला रूल इसमें देखते हैं, क्या रिंग है? तो आप बोलोगे यस रिंग तो है डेफिनेटली। अब प्लेनर है कि नहीं वो चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। sp2 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 sp2। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, वो कार्बन का निगेटिव वाला जो पार्ट है वो कैसे होता है। तो आप ऐसा सोचो कि जो 4 बॉन्ड्स होंगे कार्बन के, उनमें से एक बॉन्ड तोड़ा जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देंगे। ये ऐसी सिचुएशन में है, ठीक। जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो ऐसा सोचना पड़ेगा। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर सिंगल डबल, तो तुम देखोगे लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। लोन पेयर हियर, क्योंकि आप आगे जाओगे तो ये ऐसा डबल बॉन्ड करके दिख रहा है, तो लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर हियर इज इन रेजोनेंस, यानी कि वो डीलोकेलाइज्ड है, delocalized. So that will not be counted. That will not be counted for finding hybridization. For finding hybridization. यहां पर देखो, इसका मतलब यहाँ एक तो H होगा, लेकिन ये जो माइनस चार्ज है लोन पेयर है रेजोनेंस में चला गया, तो केवल 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स के हिसाब से ये भी sp2 आएगा। क्या ये चीज समझ में आई आपको? यस सर। ये याद रखना है, केवल वही वाला इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना है जो लोकेलाइज्ड हो। डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गया आपका सारा कार्बन sp2 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे प्लेनर रिंग। फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड वाला चेक करते हैं। सेकेंड कहता है रेजोनेंस। तो आप देखो पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, इधर भी लोन पेयर सिंगल डबल, पूरे उसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। नाउ यू हैव टू चेक 4n+2 पाई रूल, हकल रूल चेक करना है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया है कि काउंट p एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ओनली पाई, आप p वाला, क्योंकि रेजोनेंस का पार्ट होगा तो वो भी पाई क्लाउड बोला जाता है। ये पूरा का पूरा पाई क्लाउड है, राइट। तो कितने, तो p वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर इधर से पाई के भी 2, फिर उधर से पाई के 2, तो टोटल कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप आ गया। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप है हमारे उसमें, आप लिस्ट में देखो। इसका मतलब है कि ये रूल भी सेटिस्फाई हो गया 6 पाई वाला। ठीक है, तो दिस कंपाउंड विल बी कंसीडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। फटाफट आप कॉपी कर लो।
हो गया? 1 minute, sir. ओके। Then should I remove this? Yes, sir. चल, एक कंपाउंड और मैं लिखता हूँ, ये आप अपने आप सोचिए। ये एरोमेटिक है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? डन? Yes, sir. Yes, sir. मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। पहली चीज प्लेनैरिटी देखनी है रिंग में। यहाँ तो क्विकली यू कैन राइट sp2 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 sp2। यही केवल डिफिकल्टी थी, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कार्बोकेटायन है ये, तो sp2 वाला केस ही मोस्टली मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लेनर। सेकेंड, रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो प्लस सिंगल डबल ये वाला रेजोनेंस हो रहा है। ठीक। थर्ड, how many pi electrons delocalize? So carbocation contributes 0. Each pi will contribute 2 तो ये हो जाएगा आपका 6 pi electrons। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं रूल। इसका मतलब है दिस इज एरोमेटिक। ठीक है, ये भी आप कॉपी कर लो जिन्हें नहीं आया। और फिर हेडिंग डालना हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड।
heterocyclic aromatic compound. Somebody saying 1 minute. Okay, copy. हो जाए तो आप प्लीज बताओ ना. Check. Heterocyclic aromatic compounds. Guys, there are 4 famous heterocyclic compounds जो aromatic है अपने syllabus में, और ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है नोमेनक्लेचर के उसमें, बट फिर भी एक बार यहाँ पर देख लो. One is furan. One is pyrrole. H लिखा भी नहीं है तभी भी आप मान लेना कि यहाँ H है, बिकॉज नाइट्रोजन तो ट्राइवेलेंट है. One is thiophenes या थियोफिन बोल सकते हो आप. और एक एग्जांपल है पायरिडीन. These are 4 famous examples of heterocyclic aromatic compounds. Now we have to prove कि ये सारे एरोमेटिक है. हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के जो 3 रूल्स हैं वो इनमें फिट करने हैं. ठीक, कैसे करेंगे वो देखो आप. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबके हाइब्रिडाइजेशन सोचो. ये तो sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है. कोई बताएगा इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एनीबॉडी? SP. SP3. sp3. हाउ? sp3. How? That is more important for me. How? Somebody said sp. वो how? हो सकता है सही हो, आप बताओ तो कम से कम. आप माइक यूज करके बताओ, आप लिख कर मत. बोलो सर बोलो. SP क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा. अच्छा, इसीलिए. और sp क्यों? 2 Sir, सिग्मा sp2. बॉन्ड, इसलिए. sp2 sp2 कैसे बेटा? एक ही रेजोनेंस में जाएगा ना. एक रेजोनेंस क्या, जब पूरा बोला कर स्टेटमेंट अधूरा हो जाता है. सर रेजोनेंस में क्या एक ही एक जाएगा? लोन पेयर. हाँ, ये पूरे वर्ड्स. वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड. देखिए बहुत बढ़िया से इसने आंसर दिया. जब हम लोगों के पास यहाँ 2 लोन पेयर है तो ऑफ कोर्स ये 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में होंगे दोनों लोन पेयर. मान लो कि एक py में है तो एक px में होगा, एंड px and py orbitals will be perpendicular to each other, so only one orbital can take part in resonance with these pi electrons. Are you getting my point? So when one p electron pair, when this participates in resonance, one will be localized
one will be delocalized, that will not be counted for finding hybridization. One lone pair will be localized, that is why hybridization will be sp2. यानी कि पहला रूल सेटिस्फाई हो गया प्लेनर रिंग का। किसी को डाउट है इस पे? बोलो। चलिए, तो मानकर चल रहे हैं कि किसी को कोई डाउट नहीं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? रेजोनेंस। तो ऑफ कोर्स लोन पेयर सिंगल डबल वाला रेजोनेंस चल रहा है, ऐसा वाला, राइट। और ये टोटल में आप देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया, कितना हुआ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप भी बन गया। तो यानी तीसरा रूल भी सेटिस्फाई हो गया। तीनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? एरोमेटिक। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट guys, anybody, any doubt? चलिए, अब इसी तरह से इसके पहले तो आप इसको कर लो, फिर आप इन तीनों के बारे में सोचो, क्या कुछ आंसर कर सकता है कोई? सबने सोच लिया? Yes, sir. गाइस, इसमें भी वही सिचुएशन, sp2 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 sp2, इसमें तो एक ही लोन पेयर है एंड दैट विल टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो बचे क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ भी sp2 हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर क्या था? 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो इसमें भी प्लेनर रिंग सेटिस्फाइड, रेजोनेंस सेटिस्फाइड। किस टाइप का रेजोनेंस है? लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, ऐसा है। थर्ड रूल भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। जो थायोफिन है ये, दिस इज वेरी सिमिलर टू ऑक्सीजन वाला केस, तो ये भी एरोमेटिक। उसी तरह से प्रूफ कर दो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो पायरिडीन है, पायरिडीन में खास बात ये अपने को मालूम है कि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, याद है ना? लोकलाइज्ड, इसीलिए यहाँ तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आपको, सब आराम से sp2 लिख पाओगे। तो इसमें पहला रूल सेटिस्फाई हो गया, प्लेनर रिंग। दूसरा रूल जिसमें सेटिस्फाई हो रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल वाला, और तीसरे में आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जितने भी एग्जांपल्स हमने लिखे हैं ये सारे के सारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, ठीक है? ये आप लिख सकते हैं।
एंड ऐसे ही मतलब डेटा वाइज मैं आपको दे देता हूँ, रेजोनेंस एनर्जी इसका होता है 16 किलो कैलोरी पर मोल। इसका रेजोनेंस एनर्जी जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है करीब करीब 21 किलो कैलोरी पर मोल है। थियोफिन का जो रेजोनेंस एनर्जी है वो करीब करीब मेरे पास जो अवेलेबल है 29 किलो कैलोरी पर मोल है। एंड इसका रेजोनेंस एनर्जी कुछ 526 किलो कैलोरी पर मोल है। एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा सा इसका वेरी करेगा, आप इसको कॉपी करो। डन। Yes, sir. Yes. यस सर। मोस्टली जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना वो इसी पर करने हैं। इसी पर मतलब ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स के रूल्स हैं, बट एक्सपेरिमेंटल तरीका भी एक है एरोमेटिसिटी फाइंड करने का। तो उसके लिए एक नोट लिख कर रखो, उसमें क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। डायरेक्ट कुछ पूछ लेगा तो नोट के बेसिस पे आप आंसर कर देना। तो इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, जस्ट राइट दिस नोट, लिखिएगा। दिस द एक्सपेरिमेंटल वे टू फाइंड वेदर कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। आर यू रेडी? Yes, sir. लिखिएगा। Yes, sir. With the advent of magnetic techniques, with the advent of magnetic techniques such as NMR, nuclear magnetic response, nuclear magnetic response, aromaticity is defined as the ability to sustain an induced ring current, induced ring current, induced ring current. This is an effect observed this is an effect observed in aromatic compounds like benzene. Like benzene.
Aromatic compounds are also known as diatropic compounds. Diatropic compounds. ये केवल लिख कर रखना है। एक आप ऐसा सोचो कि जैसे मैं बेंजीन एग्जांपल ले लूं, तो इट हैज बीन फाउंड कि जैसे बेंजीन रिंग है ये, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। अगर तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की, तो इट हैज बीन फाउंड कि एक रिंग करंट आता है इसके अंदर, कुछ उसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कलर सेम ही हो गया ये। इसको इंड्यूस्ड रिंग करंट बोलते हैं। ये है इंड्यूस्ड रिंग करंट। बस ये पिक्चर ऐसे ड्रॉ करके रखो, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आप याद करो, जैसे आप याद करिए पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, उसी सेंस में इसको डायाट्रोपिक बोला जाता है। ये दो रिंग करंट जो जनरेट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। इसको कॉपी कर लो और वो जो मैंने आपको लिखाया है एक्सपेरिमेंटल, वो लिख कर रखो। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, खाली इतना पूछ सकते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर डायाट्रोपिक। तो डायाट्रोपिक मतलब आपको एरोमेटिक निकालना है, और एरोमेटिसिटी निकालने के लिए तीन रूल, वो तीन रूल आप सेटिस्फाई करा लो, आपको आंसर आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन कि क्या करना है? नो सर। ये सब कॉपी कर लो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी एरोमेटिसिटी का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और फिर एरोमेटिसिटी का वापस डिस्कशन आएगा, उसमें कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं जो एग्जाम में तुम्हें डायरेक्टली मिल सकते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चंस करते रहिए, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुकलेट के वो क्लासरूम में भी कराऊंगा, ठीक है। सर एक सेकंड आपको पीछे पेज दिखाएंगे। पीछे वाला पे ओके। सर आप यही नोट का स्टार्टिंग का लाइन बता सकते थे प्लीज रिपीट। कोई बेटा इसके लिए ग्रुप में डाल देगा अपना एक फोटो क्लिक करके उसका पूरा नोट,